हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी कक्षा। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्रीज फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक बार कंटेंट में देख लेते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है। हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसका जो आइडिया था, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे नेशनलिज्म पूरा का पूरा यूरोप में बनता है, कुछ एज जो हमें पढ़नी है जहां पर बहुत सारी क्रांतियां हुई, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजिंग द नेशन, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें आज के सेशन में कवर करने हैं। सो लेट जस्ट फर्स्ट लुक एट दी फर्स्ट हेडिंग जो हमारे इस चैप्टर में दी हुई है। उससे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। हम जिस तरीके से आज 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, वी हैव अ रूलर विच आर चूजन बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले राजा या रानी का जो है ना, इन किंगडम्स का रूल होता था जो बहुत सालों तक चलता था कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, एंड फिर आफ्टर दैट इट यूज टू बी अ सर्टेन प्रोसीजर। तो लोगों को धीरे धीरे वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग पॉलिटिकली बहुत वीक थे, इकोनॉमिकली बहुत वीक थे, सोशली बहुत बैकवर्ड थे। सो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग ताकि वो एक अच्छी लाइफ, बहुत ही फ्रीडम की लाइफ जी सकें। ठीक है, सो यही पूरी हिस्ट्री हमें इस चैप्टर में ट्रैक करनी की हुआ कैसे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 1848 में फेड्रिक सरोय नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट जो कि 4 पेंटिंग प्रिपेयर करता है और बहुत सारे आइडियाज उसमें अपने प्रोपोगेट करने की कोशिश करता है, जैसे कि वर्ड डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स, जो कि क्या होंगे, लोगों के द्वारा इलेक्टेड होंगे और कुछ कायदे कानून जो हैं वो सब के लिए इक्वल होंगे। और यहाँ तक कि ये बहुत सारे अलग अलग नेशंस, नॉट नेशंस बट अलग अलग किंगडम्स में जो हैं लोगों को जो डिवाइड करके रखा था उनको बहुत मोटिवेट करता है। सारे के सारे एज ग्रुप से और बहुत सारी सोशल क्लास से लोगों को ये इनवाइट करता है, और एक लार्ज ट्रेन जो कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ऐसा लगता है कि लोग कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि वो अपनी होमेज यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को थोड़े रिस्पेक्ट, ट्रिब्यूट पे कर पाए। और वो लिबर्टी को एज अ पर्सन देखते थे, वो भी एक फीमेल फिगर में, और वो ये चाहते थे कि सारे के सारे लोगों को सब कुछ इक्वल मिले। और जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, लाइक द क्राउन जो कि राजा पहनता था, बहुत ही ज़्यादा जो लैविश लाइफ ये लोग जीते थे, उसको ये एकदम नीचे गिरा रहे थे। और यहाँ तक कि इसने क्या किया, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन का एकदम शाटर कर दिया, उनको तोड़ के जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप देख भी सकते हो इस पिक्चर में, बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। और पूरा पिक्चर ऊपर में एक कर्व में आपको देखने को मिलेगा, वर्ड लिखा हुआ है फटर्निटी, विच वॉज रिप्रेजेंटेटिंग ब्रदरहुड। ठीक है, तो यूटोपियन विजन था एक, ये फेड्रिक सरोय का यूटोपियन विजन एक ऐसा विजन होता है जो इमेजिनरी होता है, जो कि अलग अलग फ्लैग्स और सब अपना एक नया कॉस्ट्यूम पहने, नेशनल कॉस्ट्यूम पहने, जैसे इंडिया का भी एक फ्लैग है, हमारे पास भी कुछ ऐसे नारे हैं, फॉर एग्जाम्पल वंदे मातरम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज इसको सपोर्ट करती हैं, और ये जो ट्राई कलर फ्लैग है काफी रेवोल्यूशनरी निकल के आता है। और यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा कि इंटरेस्टिंगली जो कि जर्मन पीपल जो कि अभी तक यूनाइटेड नहीं थे, या फिर वो उनका कोई एक नेशन ही नहीं था, वो भी इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, और वो भी चाहते हैं कि जर्मन पीपल भी एक नेशन स्टेट बन जाए और एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में रहे, क्योंकि बहुत सारे एरियाज को अलग अलग किंगडम्स ने कैप्चर करा हुआ था, लोगों को उससे फ्रीडम चाहिए थी। ठीक है, तो ऐसे होते होते जो है यहाँ पर बहुत सारी एंजल्स जो है हमारी इस पिक्चर में हमको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो कि एंजल्स की ब्लेसिंग अगर ऐसा हो गया तो हमें जो है बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म एक बहुत ही बड़ा फोर्स निकल के आता है, जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस पूरे के पूरे यूरोप में नहीं, पूरे वर्ल्ड में लेके आएगा। ठीक है, तो एक नेशन स्टेट, हम अपना एक राज्य बनाएंगे, एक मॉडर्न स्टेट बनाएंगे जिसमें सेंट्रलाइज्ड पावर होगी, सब लोग इक्वल पावर शेयर करेंगे, जो कि मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन द्वारा चलाई जाने वाली है। वहाँ पर रूलर्स होंगे और एक कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री हम लोग शेयर करेंगे। और बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे उसके लिए, भले ही हमारी जान क्यों ना चली जाए, पर हम लोग इस नेशन स्टेट को बना के रहेंगे। ये सारी की सारी इमेजिनेशन बहुत सारे लोग कर रहे थे, और ये क्या इस इमेजिनेशन को सच में कर पाएंगे वो हम आज देखते हैं। तो जो हमारा मेन चैप्टर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म वो कहाँ से आया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। ठीक है, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया था, क्लास 9 में हम पढ़ के आ चुके हैं, और यहाँ से हमें नेशनलिज्म की थोड़ी बहुत जो है रेसिपी देखने को मिल गई थी। बहुत सारे राजनीतिक और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन की आड़ में आए, और बहुत सारी जो आपकी क्या होती थी, मोनार्की से पावर बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के पास चली जाती है, मोनार्की खत्म हो जाती है। ठीक है, ये हम क्लास 10 में पढ़ के आए थे कि कैसे लुई 16 को भगा दिया जाता है, उसकी रानी भी भाग जाती है। ठीक है, बट अब जो नेशन है वो बिल्ड करना है ग्राउंड से, तो बहुत सारे आइडियाज शुरू से ही लगाए गए। द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड द आइडिया ऑफ ले सिटोवेन, कि हम लोग एक जमीन पर रहते हैं, द फादरलैंड, और
उसके ही हम जो हैं बच्चे हैं या सिटीजन्स हैं। ऐसे बहुत सारे इक्वल राइट्स के बारे में बात करी जाती है। यहाँ तक कि एक फ्रेंच फ्लैग जिसके 3 रंग होंगे वो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड जो किंग और क्वीन को रिप्रेजेंट करता था उसको रिप्लेस कर देगा। एक एस्टेट जनरल भी यहाँ पर बनाई जाती है जिसको इलेक्ट करा जाता है एक्टिव सिटीजन्स और उसको नेशनल असेंबली कहा जाता है, नॉट सम एस्टेट्स। ठीक है, पहले सोसाइटी कैसे होती थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। ठीक है, अब उसको नेशनल असेंबली कहेंगे जहाँ पर लोगों ने चुना होगा। ये पूरा का पूरा नॉर्म सेट हो रहा है। बहुत सारे ऐसे ओथ्स लिए जाए, बहुत सारे ऐसे गाने, और जो लोग शहीद हो गए उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया जिसमें सारे के सारे यूनिफॉर्म लॉ होंगे। यूनिफॉर्म लॉ वो होते हैं बच्चों लोग जो सब के लिए इक्वल होते हैं, डिस्पाइट ऑफ हाउ मेनी पावर, हाउ मच ऑफ मनी यू हैव। ठीक है, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश। जो भी छोटे छोटे रास्ते में जो राजा होते थे वो आपसे हर किलोमीटर ट्रैवल करने का कुछ पैसा लेते थे, वो सारी चीजें हटाई जा रही थी। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर्स यहाँ पर अडॉप्ट हो गया। रीजनल डायलेक्ट्स जो है उसको डिस्करेज किया गया और फ्रेंच एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन निकल के आती है। बहुत सारे रेवोल्यूशनरी फर्दर ये कहते हैं कि हमारा तो मिशन ये है कि हम सच में लोगों को बिल्कुल 100% लिबरेट यानी कि फ्री करना चाहते हैं डेस्पोटिज्म यानी कि किसी भी तरीके की कंट्रोल से। फ्रांस अब बहुत सारे सिटीज़ में जो है अपनी यूरोप की में भी बहुत सारे जगहों पर पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता है और इन लोगों को भी अब जो है आज़ादी चाहिए होती है और एजुकेटेड मिडिल क्लास इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वो मिलके बनाते हैं जैकोबिन क्लब्स। ये जैकोबिन क्लब्स का काम होता है कि कैंपेन्स चलाएंगे, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करेंगे और यहाँ तक कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली में ये सारी चीज़ें पहुँच भी जाती हैं इवेंचुअली। और ये सारी जो फ्रेंच आर्मी है दे बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। अब फ्रांस से निकल के चीज़ें पूरे यूरोप में पहुँचेंगी। ठीक है, चलो अब बहुत सारी चीज़ें जब हो रही थी ना तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में पॉलिटिकल वाइज यानी कि पॉलिटिकल पावर को कंज्यूम नहीं कर पा रहे थे, वो आपस में लड़ रहे थे कि कौन डिसीजन लेगा। ऐसे में एक लूपहोल क्रिएट होता है यूरोप के हिस्ट्री में और एक व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, एक मिलिट्री डिक्टेटर जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। ये जो नेपोलियन है ये बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करता है फ्रांस में। इसका एक गोल होता है कि ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है एक डिक्टेटरशिप जो है वो बनना चाहता है और सारे लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसने फ्रांस को चूज करा क्योंकि फ्रांस पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होता जा रहा था। अब जब ये आया तो इसने सबसे पहले आते ही डेमोक्रेसी खत्म कर दी, यानी कि मैम जो इतने टाइम से थोड़ा बहुत लोगों ने बिल्ड करा था उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। बिल्कुल नहीं करेगा, थोड़ा बहुत चीज़ें कंट्रोल करेगा। ठीक है, सो ये क्या करता है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी सिस्टम जो है चेंज करता है और अपना एक कोड भी लागू करता है, दैट इज नोन एज सिविल कोड ऑफ 1804। और ये प्रीवियस ईयर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सिविल कोड क्या होता है। इसको नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे प्रिविलेज जो जन्म सिद्ध मिलते थे उनका बहिष्कार कर देता है, सारे लोगों को कानून के सामने इक्वल और अब आप राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर देता है कि अब कितनी भी मर्जी प्रॉपर्टी आप जो है यहाँ पर नहीं ले सकते हो। ठीक है, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल, द डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। वो ना सिर्फ फ्रांस तक बाकी और सारे देशों तक भी पहुंच जाता है और फ्यूडल सिस्टम और जो है सर्वडम और जो जितने भी लोगों का उधार था उनको सबको माफ कर देता है। अब किसी को किसी की बंधुआ मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। बट डेफिनेटली ये गिल्ड्स जो कि टाउन्स में रहते थे, गिल्ड्स यानी कि जो लोग ट्रेड करते थे उनको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी बहुत इंप्रूव करता है, यानी कि फ्रांस की तो चांदी चांदी होती जा रही थी और लोगों को लगा कि उन्हें तो एक नई आज़ादी मिल गई और इन्होंने यहाँ तक कि न्यू लॉ, स्टैंडर्ड वेट और मेजर्स और एक कॉमन नेशनल करेंसी भी बनाई ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हाउएवर बच्चा लोग होता ये है कि इनिशियली बहुत सारी जगहों पर ये आइडियाज़ बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वॉर्सो, फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। जब भी ये फ्रेंच आर्मी जहाँ पहुंचती, नेपोलियन की आर्मी यानी कि जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर था, उसके एक इशारों पर सारी आर्मी नाचती थी, जो भी वो करते थे उसको माना जाता था। बट इनिशियल इंथुसियाज्म जल्दी से हॉस्टैलिटी होने लग गई क्योंकि लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम ने नहीं दी थी। यानी कि एक ड्रॉबैक था नेपोलियन के कोड में, वो पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों को नहीं देता था। ऐसा भी नहीं कि आप जो चाहो जब मर्जी बोल दो या किसी के साथ कर दो, बल्कि मैम वो भी इंक्रीज टैक्स बहुत ज़्यादा ले रहा था, लोगों के ऊपर सेंसरशिप लगा रहा था। कॉन्स्पिरेशन इनटू फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड द रेस्ट ऑफ द यूरोप, और जो फ्रेंच आर्मी बाकी यूरोप पर कंट्रोल कर रही थी उनको पसंद नहीं आ रहा था। सो इसीलिए बहुत सारे एडवांटेजेस जो थे वो अब अच्छे भी नहीं लग रहे थे। सो बेसिकली नाउ नेपोलियन हैव एंटर्ड
इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप. पीपल वर नॉट लाइकिंग हिम बिकॉज कुछ उसके डिसएडवांटेज भी थे. डिसएडवांटेजेस से ज़्यादा ऑब्वियसली एडवांटेजेस थे बस, बट उनको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा था. तो अब हमें देखना है कि मैम फिर क्या होगा कहानी में. सो बेसिकली बच्चों लोग, सारे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एक जैसा नहीं समझते थे. अभी भी लोगों के अंदर डिफरेंस थे क्योंकि एक डिक्टेटरशिप लोगों को एक करने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. इवन लोगों की यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस भी थे, वो अलग अलग एथनिक ग्रुप से भी होते थे, और इस वजह से वो सिंसियरली अपने आप को एक पॉलिटिकल यूनिटी यानी कि एकता में नहीं देखते थे. अलग अलग लैंग्वेजेस हर एक किलोमीटर, हर एक कुछ डायमीटर के बाद बदलती जाती थी. तो अब यहाँ पर हमारे को क्वेश्चन देखने को मिलता है तो मैम ये कैसे पॉसिबल होगा कि नेशनलिज्म एक आइडिया लेके आएगा, नेशन स्टेट इमर्ज हो जाएंगे. तो ये कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, चलिए शुरू करते हैं. सो बेसिकली सोशली और पॉलिटिकली देखे, सोसाइटी को समझे तो एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी होती थी जो बहुत पावरफुल होती थी, और दूसरी होती थी तो न्यू मिडिल क्लास. ये जो एरिस्टोक्रेसी होती थी काफ़ी अमीर होती थी, इनके पास अपने घर होते थे, डिप्लोमेसी करने के लिए काफ़ी अमीर सोसाइटी में ये रहते थे. ठीक है. वैसे तो ये आपस में एक दूसरे से मतलब अपने ही खानदान में शादी कर लेते थे, और न्यूमेरिकली काफ़ी छोटे भी थे, काफ़ी कम नंबर में थे. जो मेजोरिटी थी आपके पूरे के पूरे यूरोप में वो थी पेजेंट्री, जो बिना ज़मीन के दूसरों के लिए काम करती थी. ठीक है. तो जब इनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी तो ये प्रदर्शन भी बहुत बड़े लेवल पर करेंगे. और ये पैटर्न जो था लैंड होल्डिंग का, ये वास्ट एस्टेट वॉज कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स. और सर्फ्स यानी कि जो बंधुआ मजदूर होते थे वो ज़्यादा खेती करते थे. और बहुत सारे जगहों पर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी देखने को मिलता है. और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब देखने को मिलता है यानी कि अब लोगों के पास जेब में थोड़ा बहुत पैसा आएगा, और पैसे से आती है अकल. और जब अकल आती है तो नई एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जन्म लेती है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा होती है, और उनको चाहिए होती है फ्रीडम. ठीक है. उनकी सारी फ्रीडम किंग और क्वीन के रूल ने कंट्रोल करी हुई है, तो उनको फ्रीडम चाहिए होती. तो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास आप चाहते हैं कि हम जो कुछ कोई नहीं कर पाया वो हम करेंगे, और उनको बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलती भी है. ठीक है. तो थोड़ा बहुत पैसा आया, थोड़ी बहुत अकल आई, और लोग निकल पड़े रेवोल्यूशन करने. सो अब एक नई टर्म निकल के आएगी हमारे पास, दैट इज लिबरल नेशनलिज्म. ये लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है. चलिए समझते हैं इसको. लिबरलिज्म मतलब होता है लिबर वर्ड, जो कि एक लैटिन है जिससे निकलता है, जिसका मतलब है फ्री. अब ऐसे में लिबरलिज्म जो था ना, वो पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म दो तरीके से लोगों ने इसको समझा. इंडिविजुअल जो थे वो कानून के सामने बराबर होंगे, ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म था. एरिस्टोक्रेसी का बहिष्कार होगा, सेरिकल प्रिविलेज और कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट मिलने वाली है, ये भी पॉलिटिकल लिबरलिज्म. और यहाँ तक कि बच्चे लोग आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोगों को राइट टू वोट नहीं था, उनको राइट टू वोट दिलाना एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म था, यानी कि लोगों को आज़ाद करना था राजनीतिक तौर पर, ताकि वो अपने इंसान को खुद चुन पाएँ. और फिर अगर हम इकोनॉमिक स्पेयर्स में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे बच्चा लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी ना, वो जो है क्या नहीं दे पाते थे, पॉलिटिकल राइट्स वोट वगैरह नहीं दे पाते थे. और नेपोलियनिक कोड तो इससे भी ज़्यादा लिमिट कर देता है, विमेन को माइनर समझता है, क्योंकि उनको कहता है कि आप तो अथॉरिटी ऑफ फादर्स और हस्बैंड्स की, विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल राइट नहीं मिलता है. दिस इज़ वॉट वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलिटिकल नेशनल लिबरलिज्म. ओके. चलो अगर इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें तो मतलब कि मैम इकोनॉमिक मतलब कि पैसा, पैसा मतलब कि मार्केट, और मार्केट्स में लगते थे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस. क्यों लगाए जाते थे? क्योंकि राजा पैसे कमाना चाहता था. तो इस तरीके से बहुत सारे एबॉलिशन करे जाते हैं. फ्रेंच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग जो यहाँ पर लोग थे 19th सेंचुरी में, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव से काफ़ी ज़्यादा जो है उनको फ़र्क नहीं पड़ा था. ठीक है. तो अभी तक सारे के सारे जो नेशन हैं वो अपनी अपनी डिमांड करने लग जाते हैं. तो बहुत सारे लोग जो थे ना, अलग अलग करेंसी, अलग अलग वेट्स और अलग अलग मेजर्स यहाँ पर यूज़ कर रहे थे. और यहाँ तक कि हमें देखना है यहाँ पर हैम्सबर्ग टू न्यूरमबर्ग जाने के लिए ना 11 कस्टम बैरियर किसी भी मर्चेंट को जो कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म के लिए स्टैंड कर रहा है उसको 11 बार यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था, और हर बार 5% टैक्स पे करना पड़ता था. यानी कि इतना का तो वो ट्रेड भी नहीं कर पा रहा था जितना उसे टैक्स देना पड़ता था, जिसकी वजह से हर एक राजा का अपना एक अलग कायदे कानून होते थे, करेंसी बदल जाती थी, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन होती थी, बहुत धोखा भी होता था. एक वर्ड आपने याद रखना है LA, जो कि डिफरेंट मेजरमेंट के काम आता था. और यहाँ तक कि आप देखोगे कि फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, मेंस में 55.1 स्टैंडर्ड, न्यूरमबर्ग में 65.6 और फेराबर्ग में 53.5 अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते थे सबके अपने अपने कपड़े को जज करने के लिए. ठीक है. ऐसी कंडीशन बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल थी इकोनॉमिक एक्सचेंज, और एक नई कॉमर्शियल क्लास बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पा रही थी क्योंकि सारा कंट्रोल राजा रानी के जो किंगडम थी उनके हाथ में था.
तो ऐसे में एक नई कस्टम यूनियन बनाई गई। ये कस्टम यूनियन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसको ज़ोल्वरीन के नाम से भी जाना जाता है। ये इनिशिएटिव रशिया का था और बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने इसको सपोर्ट भी करा, क्योंकि जर्मन स्टेट जो कि 39 स्टेट्स का फेडरेशन थे, अलग अलग किंगडम्स वहाँ पर चल रही थी 39 टाइप्स की, तो वो लोग तो बिल्कुल चाहते थे, उनके लिए तो सरदर्दी थी इतना ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना। यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, बहुत सारी करेंसी जो कि 30 टाइप्स की करेंसी होती थी उनको 2 करेंसी में स्टैब्लिश करा गया। रेलवेज को बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टिमुलेट करा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके। बहुत सारे यहाँ पर नेशनल यूनिफिकेशन होने भी लग जाती है। अब एक नया ही वेव शुरू हो जाता है नेशनल इकोनॉमिक्स का, जिसको लगता है कि ये अब सही ट्रैक पर हम लोग आ गए, अब शायद से चीज़ें सच में अच्छी होने लग जाएंगी। पर फिर जब सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सारे लोग खुश हैं, तो इतने में जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वही जिनका पहले मोनार्की चल रहा था, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं चीज़ को, और वो हरा देते हैं आपके नेपोलियन को। नेपोलियन ने लोगों को आज़ादी दी थी कुछ भी इकोनॉमिक टर्म्स में करने की, और जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। वो कौन लोग थे? ऑब्वियसली वो राजा रानी ही थे, ठीक है। जो मोनार्की चल रही थी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी लोगों की फ्रीडम, और उन्होंने बच्चा लोग कंजर्वेटिव यानी कि एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी जिसमें बहुत सारी पुरानी ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी जाती है। और वो कहते हैं कि देखो, मोनार्की, चर्च और सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी और फैमिली तो प्रिजर्व करनी चाहिए, आप अपने खुद के राइट्स बाद में बात करना। और ये सारे के सारे जो हैं मिलके नेपोलियन को हरा देते हैं एक बैटल में, ठीक है। ये बैटल ऑफ वाटरलू होती है 1815 में, जिसमें कि 4 देश मिलके नेपोलियन को हरा देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो अब अभी सारी चीज़ें लोग डिमांड कर रहे हैं, पूरे यूरोप में सारे के सारे लोग डिमांड करने लग जाएंगे, लोगों को आज़ादी अच्छी लगने लगेगी, तो वो सारे अपनी एक टीम बना लेते हैं कंजर्वेटिव लोग, जो ओल्ड स्ट्रक्चर था उसको रिस्टोर करने के लिए, ठीक है ना। ये सारे के सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने करे थे, कंजर्वेटिव लोगों को लगा कि यार हम इतनी पुरानी सोच के साथ भी नहीं जी सकते, हमें थोड़ा सा यहाँ पर मॉडर्न होना पड़ेगा। तो उन्हें लगा कि हम ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट मोनार्की को तो रखेंगे, इनफैक्ट हम अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक मॉडर्न आर्मी बना लेंगे, ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म को चलो हटा देते हैं, सर्फडम को हटा देते हैं, ताकि मोनार्की लोगों को अच्छी लगेगी। बट ऑब्वियसली लोगों को मोनार्की चाहिए ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं चाहिए। अब 1815 में रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? ब्रिटेन, रशिया एंड प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, बच्चा लोग, जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया था। ही डाइड, और ये पूरा का पूरा एक सेटलमेंट ड्रॉ करते हैं जिसको ट्रीटी ऑफ वियना भी कहा जाता है। ये ट्रीटी ऑफ वियना जो है, जितनी भी डेमोक्रेसी, थोड़ी बहुत भी रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए थे, वो सब एंड हो जाते हैं, एंड द मोनार्की इज रीस्टोर्ड अगेन। सो लोगों की जितनी भी मेहनत थी वो खराब हो गई है, और कांग्रेस जो थी यहाँ पर, ऑस्ट्रियन चांसलर जो थे कांग्रेस के, जिनका नाम है ड्यूक मेटरनिच, वो सारे के सारे ट्रीटी को हेड करते हैं, ठीक है। एक संधि साइन होती है 1815 में, जितने भी चेंजेस आपके यूरोप में आए थे, ठीक है, कहाँ? नेपोलियनिक वॉर के ड्यूरिंग, वो सारे रिस्टोर हो जाते हैं, और बर्बन डायनेस्टी, जिसके बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा है, वो दोबारा पावर में आ जाती है। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप वाज लेफ्ट अनटच्ड। बहुत सारे देश अब अपनी अपनी, जो भी राजा थे जो छुप के बैठे थे, उन्होंने सब कुछ अब अपना ले लिया, ठीक है। जितना भी नेपोलियन ने सारी चीज़ें इकट्ठा करी थी, अब सबने अपनी बांट ली है। जिनमें से मैम एक यूनिक फीचर था कि जर्मन जो कि 39 स्टेट जो कि नेपोलियन ने बनाया था, वो ऐसा का ऐसा ही है। आज भी वहाँ पर जो राजा था, जो भी नेपोलियन के रूल्स रेगुलेशन चल रहे थे, वही चल रहा है, ठीक है। द मेन इंटेंशन जो लोगों की थी मोनार्की को जो है लेके आने की, वो थी कि वो अपने लिए एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर फ्रांस में बिल्ड करना चाहते थे, मोनार्की को रिस्टोर करना चाहते थे। अब ऑब्वियसली जो हमारा कंजर्वेटिव रेजाइम्स थे, वो बहुत ही ऑटोक्रेटिक थे, वो किसी की नहीं सुनते थे, ठीक है। वो क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी नहीं सह पा रहे थे, और अपनी जो भी वो लेजिटिमेसी थी, जो मर्जी जब चाहे कर रहे थे। इकोनॉमी टर्म्स में भी सेंसरशिप बहुत ज़्यादा लगा दी थी। आते हैं इन लोगों ने, लोग कुछ भी नहीं बोल सकते थे, लिबर्टी और फ्रीडम तो दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिल रहे थे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे स्टैब्लिश हो चुके थे, ठीक है। नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों की दिल की आग जो बिल्कुल बुझी नहीं थी, और उनको आज़ादी डेफिनेटली अभी भी चाहिए थी। तो देखते हैं अब क्या होगा। एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर है, प्रेस के पास बिल्कुल भी यहाँ पर फ्रीडम नहीं है, जो कि लोगों को चाहिए होगी, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ सिंस अभी वी आर बैक टू स्क्वायर वन, बहुत सारी चीज़ें करी, बट फिर से धड़ाम से पूरा स्ट्रक्चर गिर गया, मोनार्की के हाथ में है। बट लोग अभी भी नहीं यहाँ पर रुकने वाले हैं, लोग यहाँ पर डर ज़रूर जाएंगे। जितने भी लिबरल और नेशनलिस्ट लोग थे, जो जैसे कि फ्रेडरिक रॉय और बहुत सारे लोग, ये लोग अब सीक्रेटली सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर देंगे, और अंडरग्राउंड रह के अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करना शुरू कर देंगे। क्योंकि इतना तो पता चल गया था कि अगर मोनार्की को अपोज करेंगे तो बच्चा लोग क्या होगा कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा एग्जाइल में
भेज दिया जाएगा, देश निकाला भी दे दिया जा सकता है। तो अब लोगों को लगा कि अब हमें छुप के सारी चीज़ काम करनी पड़ेंगी। ऐसे में एक इटालियन रेवोल्यूशनरी निकल के आते हैं जिनका नाम है गियुसेप्पे मैज़ेने, जो कि जेनोवा 1817 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी, जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटी जो है बहुत जो है 2 बनाई। ये 24 ईयर्स के ही थे जब इनको एग्ज़ाइल में भेज दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक रेवोल्यूशनल लिगुरिया की डिमांड करी थी, ठीक है? तो मोनार्की को तो वो पसंद नहीं आया, तो उनको भेज दिया गया। पर ये हार नहीं मानते हैं। सब्सिक्वेंटली ये 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाते हैं, यंग इटली मार्सेल्स में और यंग यूरोप इन बोर्न, ठीक है? 2 सीक्रेट सोसाइटी, ये यंग माइंडेड जो लोग थे, जो उनको मोनार्की बिल्कुल पसंद नहीं थी, जैसे कि पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन लोग, ठीक है? वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और इटली जो है वो कहता है कि हम स्मॉल स्टेट्स या किंगडम्स के द्वारा रूल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है? हम इटली के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे इटली ने इस चीज़ से पूरा का पूरा जो है यहाँ पर देखा। इट फॉर्ज इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद द वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। और वो चाहता था कि इटली एक राष्ट्र बन जाए, ना कि अलग अलग दूर से आए हुए राजाओं द्वारा, क्योंकि कोई फ्रांस से वहाँ पर पहुँच गया, कोई ब्रिटेन से वहाँ पर पहुँच गया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा यूनिफिकेशन चाहिए थी। हम एक जैसे लोग हैं, हमें सब कुछ एक जैसा चाहिए था। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी बनने लग जाती हैं। वो लोग ऑब्वियसली मोनार्की का ऑपोजिशन करते हैं। उनका विजन होता है कि हमें कंजर्वेटिव से निजात पानी है। मेटरनिच तो यहाँ तक ये कहते हैं द मोस्ट डेंजर एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिच कौन? ड्यूक मेटरनिच कहते हैं कि ये लोग जो चीज़ें डिमांड कर रहे हैं वो क्या होगा, वो डेंजरस एनिमी ऑफ दी सोशल ऑर्डर होगा। सोशल ऑर्डर में ये मानते थे कि कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग नीचे, इक्वालिटी में नहीं मानते थे। अब आ जाती है बात द एज ऑफ रेवोल्यूशन का। अंडरग्राउंड सोसाइटी अपने आइडिया को इतना प्रोपोगेट, लोगों को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि अब चारों तरफ आपको लगेगा कि क्रांति ही क्रांति हो रही है। तो ऐसे में अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए लिबरलिज्म बहुत ज्यादा एसोसिएशन करेगा। इटालियन, जर्मन नेशन, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड सब आज़ादी मांगेंगे अब इनसे, ठीक है? मिडिल क्लास एलीट जो कि प्रोफेसर्स थे, स्कूल टीचर, क्लर्क, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, इनका सपोर्ट बहुत रहेगा इस टाइम में। द टाइम ऑफ 1830 एंड 1848 में इतनी ज़्यादा क्रांति होंगी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। सबसे पहले अगेन जो सबसे पहली क्रांति शुरू हुई डिस्पाइट ऑफ दी मोनार्की जो स्टैब्लिश हुई पड़ी थी, वो फिर से फ्रांस में हुई एंड इन जुलाई 1830, और इसको फर्स्ट अपहीवल भी कहते हैं, ठीक है? तो ये सबसे पहले दोबारा से फिर से फ्रांस से शुरू होती। क्लास 9th में भी फ्रांस से ही शुरू हुई थी। दोबारा से मोनार्की रिस्टोर हो गई, फिर से फ्रांस के लोग जो है यहाँ पर आज़ादी मांगने लग गए। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि अरे फ्रांस जब छींकता है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो मेटरनिच जो कि पूरी की पूरी एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे कांग्रेस के उस समय, वो कहते हैं कि जब फ्रांस जीतता है तो पूरे यूरोप को जो है आज़ादी चाहिए होती है। द जुलाई अप रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स में बहुत ज़्यादा लोग अपनी क्या करते हैं, बेल्जियम को निकाल लेते हैं आउट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। यानी कि मैम जो कहीं पर भी किसी और देश का राजा था उसको बेसिकली भगा दिया जाता है, सिंपल टर्म्स में। उसी के साथ साथ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि आज का प्रेजेंट ग्रीक है, जो कि आप अभी मैप में देख पा रहे होंगे, ये पहले ऐसा ग्रीस नहीं था। ग्रीस को बहुत समय से ऑटोमन एम्पायर 15th सेंचुरी से रूल कर रहा था। वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का राजा होता था, जो कि एक इस्लाम डोमिनेटेड कंट्री था, नेशन, किंगडम कह सकते हो, ठीक है? तो ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म स्पार्क्ड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीस विच बिगैन इन 1821। यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और बहुत सारे यूरोपियन लोग ग्रीस को सपोर्ट भी करते हैं और ये कहते हैं कि ग्रीस की जो लैंग्वेज है, उसका जो कल्चर है, उसको ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोई कोशिश मत करो, बल्कि ग्रीस तो क्रैडल है पूरे यूरोपियन सिविलाइजेशन का, यानी कि पालना इसने तो पूरे इसके पूरे यूरोप को जो है सारी की सारी सिविलाइजेशन दी है। और बहुत सारे जो हैं लोग कहते हैं कि हम मुस्लिम एम्पायर के सपोर्ट में नहीं है, हमें आज़ादी दे दो। तो बेसिकली आप मैप पे देख पा रहे हो ना कि कैसे ऑटोमन एम्पायर का छोटू सा हिस्सा था ग्रीस, जो कि कंट्रोल था मुस्लिम एम्पायर के। अब लोग यहाँ के लोगों को आज़ादी चाहिए थी क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर को ज़्यादा मानते थे। एज सिंपल एज दैट। एक इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बायरन, जिन्होंने बहुत ज़्यादा फंड्स ऑर्गेनाइज करे और ये यहाँ तक कि युद्ध में भी चले गए, बट इनकी डेथ हो जाती है 1824 में, क्योंकि इनको जो है फीवर आ जाता है। बट फाइनली अ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। बट फाइनली मैम 1832 में बहुत सारे प्रदर्शन के बाद ग्रीस को आज़ादी मिल जाती है। किससे? ऑटोमन एम्पायर से। ओके अब बहुत सारे लोगों के मन में ना अलग फीलिंग है, ज़रूरी नहीं है कि लोगों के मन में सिर्फ लड़ाई झगड़े युद्ध करके ही सारी चीज़ें हो रही थी। कुछ लोगों के मन में ये हो रहा था कि हम लोग ना कल्चर प्ले करके, आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक के वगैरह सारी बाकी तरीके से भी अपनी फीलिंग्स को जागरूक कर सकते हैं।
रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें, एक ऐसा वर्ड था जिसका मतलब है अ कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, कि लोगों के अंदर जो राष्ट्र की भावना हो, वो कल्चर को, लैंग्वेज को, भाषा बोलना है, आपस में जो मेल जोल है उसको ज़्यादा रख के होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। तो ऐसे में बहुत सारे इमोशन, इंट्यूजन और मिस्टिकल फीलिंग्स जो थी, तो हम एक शेयर कर पाएंगे कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर और एक नेशन का बेसिस। और यहाँ तक कि एक ऐसे ही रोमांटिक्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, रोमांटिसिज्म को जो बिलीव करते थे, जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड, इनका नाम याद रखना, एग्जाम में आता है। इन्होंने वैसे लोग जर्मन कल्चर को बहुत ज़्यादा ऐसा डास वर्क नाम दिया जो कि कॉमन पीपल के लिए होता था, जो कि कॉमन पीपल तक पहुंचना चाहिए, गाने गा के, पोइट्री सुना के, डांस वगैरह करके, और एक नेशन की ट्रू स्पिरिट होती है जो कि ज़्यादा पॉपुलराइज करनी चाहिए, ठीक है, तो ताकि जो है नेशन की बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाई जा सके। बहुत सारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है, लोकल फ्लॉक फेयर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करे जाते हैं, हमारी आपस की जो एथनिक लैंग्वेज होती है, एथनिसिटी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट। और ये सेम आपको केस देखने को मिलेगा पोलैंड का। पोलैंड में क्या हो रहा था, पोलैंड के ऊपर भाई राज चलता था ग्रेट पावर्स का, रशिया और प्रशिया, ऑस्ट्रिया का, और पोलैंड की जो भी चीज़ें थी ना उसको बिल्कुल माना नहीं जाता था, उनकी जो भी फीलिंग्स थी, म्यूजिक से रिलेटेड लैंग्वेज से, उसको बहुत ज़्यादा जो है डिस्कार्ड करा जाता था। तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे कैरोल क्रुनपिंस्की, जिनका नाम है, और इन्होंने नेशनल स्ट्रगल अपनी म्यूजिक, अपने डांसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करा है ना, ताकि लोगों को पता चले। बट पोलैंड की आवाज़ बहुत बार दबाई जाती थी। तो लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रोमांटिसिज्म यानी कि नेशनलिस्ट भावनाओं को जो है प्रोपोगेट करने में। ज़रूरी नहीं कि युद्ध से ही सारी चीज़ें हों। पॉलिश लैंग्वेज को ऑल दो, जो कि कौन पोलैंड के लोग बोलते थे, उसको स्कूलों से निकाल दिया गया, रशियन लैंग्वेज फोर्स करी जा रही थी। पोलैंड लोग फिर भी अपने बिल्कुल मान नहीं रहे थे, उन्होंने फिर भी अपनी लैंग्वेज को अपना हथियार बना लिया। वो चर्च गैदरिंग करते थे, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन करते थे पॉलिश लैंग्वेज में ही। तो द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी ए सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ युद्ध भी हो, लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा वेपन था, जस्ट लाइक महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का बात चुना था, ठीक है। पर बहुत धीरे धीरे समय बीतता गया, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इतने सारे लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऐसा टाइम आता है जब लोगों को इकोनॉमिक हार्डशिप भी देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं होती है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हो जाती है। रूरल एरिया में लोग जॉब ढूंढने के लिए शहरों में आते हैं, स्लम्स में जो है भीड़ होने लगती है, बहुत कॉम्पिटिशन लोगों को देखने को मिलता है। और यहाँ तक कि जो इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, बहुत बड़ा औद्योगिकरण हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे हैंडमेड गुड्स बिक नहीं रहे थे, सस्ती चीज़ें लोग ज़्यादा खरीद रहे थे, जिसमें इस एरिस्टोक्रेसी अभी भी बहुत ज़्यादा पावर एंजॉय कर रही थी, और सारे लोगों को बिल्कुल ये पसंद नहीं आ रहा था, जो कि बिल्कुल अपना क्या है, जिनको कोई बर्डन नहीं था किसी भी चीज़ का, सारा स्ट्रगल जो बर्डन था वो पेशेंट्स के ऊपर था। साथ ही साथ जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हो गई कि भुखमरी जैसी सिचुएशन पूरे के पूरे टाउन और कंट्री, पूरे यूरोप में आपको देखने को मिलेगी। और 1848 एक ऐसा साल था जहाँ पर फूड शॉर्टेज थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी और लोग सड़कों पर उतर पड़े। और ऐसे में जो लुई फिलिपी जो जिसको हेड बनाया था वो भाग गया, देश निकाला, उसने ले लिया, ठीक है। उसके निकलने के बाद एक नेशनल असेंबली बनाई गई जहाँ पर सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और जो भी अबाउट 21 होते हैं उनको वोट देते हैं और जिनको राइट टू वर्क अब मिलने वाला है। यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा 1845 में वीवर्स जो थे सिल्सिया में, वहाँ पर लगभग 18,000 इनहेबिटेंट्स जॉबलेस हो गए। तो कहने की बात यह कि बहुत सारे लोग अभी स्ट्रगल कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि जब इतने सारे लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो क्या होगा। पैरेलल जो कि हमारा रिवोल्ट चल रहा था, पुअर लोगों का, अनएम्प्लॉयड लोगों का, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। यूरोपियन कंट्रीज 1848 में रेवोल्यूशन निकालती हैं मिडिल क्लास द्वारा, जहाँ पर इंडिपेंडेंट नेशन अभी तक भी नहीं है। जर्मन, इटली, पोलैंड, Austria, Hungary and Empire, men and women of the liberal middle class combine their demands for constitutionalism with national unification। अब सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने लगेंगे और उनको चाहिए होगी नेशनल यूनिफिकेशन। और इसी पूरी की पूरी चीज़ का यहाँ पर एडवांटेज उठाते हुए बहुत सारे जो लिबरल्स थे वो क्या डिमांड करेंगे, नेशन स्टेट की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की, फ्रीडम की और प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले हमको एग्जाम्पल यहाँ पर देखने को मिलेगा जर्मन का। तो जर्मन ऐसा नेशन जो परेशान हो चुका था सब चीज़ों से, वो ट्राई करता है आज़ादी का, देखते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो जर्मन नेशन में बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनने लगते हैं, मिडिल क्लास लोगों के, बिजनेसमैन लोगों के, बहुत सारे प्रॉस्परस लोगों के, और वो फ्रैंकफर्ट में इकट्ठे हो जाते हैं और डिसाइडेड कि हम अपनी एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आ भी जाते हैं इनके। डेट है 18 मई 1848। ये अपना पूरा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं इन दी चर्च ऑफ सेंट पॉल, एक चर्च है वहां पर ये अपना संविधान बनाते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से चला और ऐसा संविधान बनाते हैं कि जो मोनार्की होगी वो सब्जेक्ट होगी पार्लियामेंट की, यानी कि मोनार्की अपने बलबूते पर इंडिविजुअली कोई डिसीजंस नहीं ले सकती है।
व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दिस टर्म टू फ्रेडरिक विलियम IV, अब ऐसे में ये जो 831 पीपल थे, दे ऑफर्ड दी पोजीशन, ये कह रहे थे चलो ठीक है मोनार्की रख लेते हैं, बट वो मोनार्की बिल्कुल भी फ्रीडम एंजॉय नहीं करेगी, जो भी करेगी वो 831 लोगों से पूछ के करेगी। ऐसे में और बिल्कुल जायज़ था कि फ्रेडरिक विलियम IV जो कि किंग ऑफ प्रशिया था, उसने बिल्कुल भी नहीं मानी और उसने बोला कि हम ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ऐसा कोई शपथ हम नहीं लेने वाले, और मैं तो बाकी सारे लोगों के साथ मिलके आपको अपोज भी करूंगा, सारे मोनार्की को यहीं बुला लूंगा और आपको जो है ऑपोजिशन करूंगा। और यहाँ तक कि लोग जो हैं वो बहुत सारा जो है प्रदर्शन करते भी, बट एट द एंड ऑफ द डे ट्रूप्स को बुला दिया जाता है और जो भी असेंबली थी 831 लोगों की, उनको बैन कर दिया जाता है। यानी कि बेसिकली क्या था कि ट्राई करा, जर्मनी ने सबसे पहले आज़ादी का, बट नहीं मिली। बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स विमेन को बिल्कुल भी नहीं मिले, पॉलिटिकल एसोसिएशन, न्यूज़पेपर्स वगैरह, डेमोन्स्ट्रेशन विमेन ऑल दो कर रही थी, बट डेस्पाइट उनको असेंबली में, जो ये नेशनल असेंबली थी, उसमें कुछ हक नहीं मिलता है, बल्कि वो तो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह बैठी होती हैं। बहुत सारे यहाँ पर लिबरल मूवमेंट्स हुए, ठीक है, बट जिनको कोशिश करते हुए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, वही मोनार्की बार बार जो है रिस्टोर हो जाती थी। द साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन रेप्रेशन कुड नॉट बी एंडेड बाय ग्रांटिंग कंसेशन टू द लिबरल नेशनल रेवोल्यूशन, बट लोगों को, मोनार्कीज को अभी ये तो समझ में आ गया कि हम लोगों की आवाज़ नहीं दबा सकते, क्योंकि ये तो साइकिल है, तो गोल गोल घूमती रहेगी, ये लोग फिर भी आज़ादी की डिमांड करते रहेंगे। तो इन्हें लगा कि एक काम करते हैं, लोगों को जो है झूठ मूठ की खुशी देने की कोशिश करते हैं, सर्वडम बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश कर देते हैं और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लग जाएंगे। तो इनको थोड़ी पता था कि लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानेंगे। और ऐसे में दो एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें पढ़ने हैं, दैट इज जर्मनी एंड इटली का यूनिफिकेशन। जर्मनी जो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, इटली जो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था, अब ये सारे लोग यूनिफाई होने की बात करने लगेंगे। बहुत सारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स लोगों के जागने लगेंगे और उनको लगेगा कि अब बहुत हो गया, अब हमें सच में कुछ करना है। तो ऐसा ही एक लिबरल इनिशिएटिव देखते हैं, किसका, अपनी जर्मनी का, जहाँ पर बच्चे लोग उनके जो जितने भी जो वो प्रदर्शन करते थे उनको दबाया जाता था, बट यहाँ पर उनको बहुत सारे जो है ना सपोर्ट मिलता है, किसका, लार्ज लैंड ओनर्स जिनके पास बहुत पैसा होता है वो सपोर्ट करने लग जाते हैं ऐसे इनको, जो कि सीक्रेट सोसाइटी चला रहे थे, जो लिबरल थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो कहते हैं इनको भी फायदा हो रहा था इकोनॉमिकली, वो कहते हैं कि हम आपका साथ देंगे, भले ही वो पैसे से हो या लीडरशिप से। तो प्रशिया यहाँ पर क्या है, मूवमेंट का पूरा यहाँ पर जिम्मा ले लेती कि हम जर्मन को यूनिफाई करके ही रहेंगे, इससे पहले तो हम बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं। प्रशिया के यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, जो कि आर्किटेक्ट हैं पूरे के पूरे, यहाँ पर इसको प्रशियन आर्मी को और ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे से यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले करके 3 युद्ध करते हैं 7 साल तक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के किंगडम्स को भगा देते हैं और प्रशिया की जीत हो जाती है, जिसके वजह से पूरा का पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन हो जाता है। जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम I को जर्मन एम्परर बना दिया जाता है, जो वर्सेल्स में पूरी की पूरी एक जो है सेलिब्रेशन सेरेमनी के तहत। और यहाँ तक कि मैम जो पैलेस ऑफ वर्सेल्स है वो अब जर्मन एम्पायर हेडेड बाय केसर विलियम I ऑफ प्रशिया, फाइनली जर्मनी यूनिफाई हो जाता है। इतना सारा नेशन बिल्डिंग करा कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज, करेंसी बनाई, बैंकिंग करा, लीगल जुडिशियल सिस्टम जर्मनी ने कर लिया। प्रशिया मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफ्टन बिकेम अ मॉडल फॉर द जर्मनी, और जर्मनी एक बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बन जाता है और फिर इसको देख देख के इटली का भी मन करता है कि हम भी यहाँ पर यूनिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो मैप जो फिगर 12 है वो पूरा यूनिफिकेशन करा है, किस तरीके से पूरा का पूरा ग्रीन एरिया, ऑरेंज एरिया, लैवेंडर एरिया पूरा आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा यूनिफाई कर दिया गया। बाकी सारे जो अलग अलग देशों के राजा होते थे उनको भगा दिया गया। नाउ लुक एट अस द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली की भी भाई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेशन थी, यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसको पढ़ेंगे। बहुत सारे जो लोग थे अलग अलग डायनेस्टी से थे, मल्टी नेशनल लैंग्वेज, एथनिसिटी। अब इंडिया जैसे खुशहाल थोड़ी रह सकते हैं ये लोग, ठीक है। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड था, बट मैम इसकी यूनिक प्रॉब्लम ये थी 7 में से एक ही जगह सार्डिनिया पेडमॉन्ट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसलीज हाउस, यानी कि एक ही इटालियन राजा था, जो कि बहुत एक चैलेंजिंग चीज़ भी बन जाती है। यहाँ तक कि इटालियन लैंग्वेज के भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स थे, रीजनल डायलेक्ट्स थे और बहुत सारे वेरिएशंस भी थे, एक जैसी इटालियन लैंग्वेज भी नहीं बोली जाती थी। बट फिर भी गिउसेपी मेज़ीनी ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करी और एक पूरा का पूरा इटालियन रिपब्लिक बनाने में लोगों को जो है यहाँ पर अपनी सीक्रेट सोसाइटी का गोल दिखा के बहुत सारे जो है ना डिप्लोमेटिक रोल प्ले करके सार्डिनिया पेडमॉन्ट अंडर इट्स रूलर
किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड को यहाँ पर जो है क्या बना दिया जाता है, एक यूनिफिकेशन का सिंबल बना दिया जाता है। बहुत सारे लोग अब यहाँ पर जो है यूनिफाई होने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम यूनिफाई हो गए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट ही आनी है। तो चीफ मिनिस्टर केवीए जो कि यूनिफाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत सारे वेल्दी और लोगों को जो एजुकेटेड हैं उनको जो है यहाँ पर समझाते हैं चीज़ें, उनको डिप्लोमेटिकली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, और इनको फादर ऑफ इटली यूनिफिकेशन भी कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगा देते हैं। बहुत सारे यहाँ पर ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ये हो गए, बहुत साल इसको भी लग जाते हैं। किसी भी गैरिबाल्डी भी यहाँ पर आ जाते हैं और बहुत सारी जो जगहें थी अब वो किसके अंडर में हो जाती हैं, इटालियन रूलर के कंट्रोल में धीरे धीरे होती रहती हैं। 1861 में धीरे धीरे सारे के सारे जो बाकी 6 स्टेट्स थे उनको जो है आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, जैसे कि यहाँ पर सार्डिनिया है, लैम्बार्डी है, पार्मा है, मॉडर्ना, टस्कनी, वेनेटा, पैपल स्टेट किंगडम ऑफ बोथ सिलेसीज, यहाँ पर अलग अलग राजा रूल करते थे। इसको यूनिफाई करना और एक सिंगल राजा का सिर्फ रहना बहुत ज़्यादा एक बड़ा विक्ट्री है। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को प्रोक्लेम कर दिया जाता है यूनाइटेड इटली का राजा। इटालियन पॉपुलेशन खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब वो अपने लिए सारी चीज़ें करते हैं, बट कुछ ऐसे लोग थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें तो लगता था कि पता नहीं क्या डिमांड हो रही है, जैसे कि विक्टर इमैनुअल की वाइफ के बारे में कोई वो बात कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं था। बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ पर जो है अपनी मार्टरडम अटेन करी, वो शहीद हो जाते हैं। तो इसीलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी भी है। चलो अब एक स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखते हैं। ब्रिटेन भी यूनिफाई होने की कोशिश करेगा, बट उसके साथ एक बहुत ही स्ट्रेंज केस है। स्ट्रेंज केस ये रहेगा कि ब्रिटेन यहाँ पर कुछ अपहीवल या फिर रेवोल्यूशन नहीं देखेगा, बल्कि मैम यहाँ पर हुआ ये कि ब्रिटेन में बड़े बड़े सारे अलग अलग लोग रहते थे एथनिसिटी के, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश लोग। ठीक है, अब ये सारे लोग ना अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशन फॉलो करते थे, बट इसमें से जो इंग्लिश नेशन था, जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। यानी कि यहाँ पर आपके एक ब्रिटेन में बहुत सारे लोग थे, ठीक है, जिन पर एक ही राजा रूल कर रहा था, बट उन लोगों की पॉपुलेशन या फिर वो इकोनॉमिकली इतने कम पावरफुल थे कि वो कुछ कर ही नहीं पाए। तो ऐसे में इंग्लिश नेशन ने अपनी वेल्थ, इंपॉर्टेंस दिखा के, इकोनॉमिक पावर दिखा के बाकी सारे नेशन को अपने जो है अंदर ही पूरा का पूरा इंडल्ज कर लिया। तो द एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो समटाइम्स यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन, किसी को ब्रिटेन और यूके कहते हैं और इसका इंग्लैंड भी इसको बहुत बार कह देते हैं। ठीक है, तो यू माइट गेट कंफ्यूज। तो बेसिकली सब एक ही हैं, बहुत सारे लोग एथनिसिटी के यहाँ पर रहते हैं, तो ये बहुत सारे जो है यहाँ पर सिग्नेचर करके यूनियन बना के, एक्ट बना के इसको अपने कंट्रोल में रखा गया है। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग इनकी बातों को सप्रेस भी करते थे। स्कॉटलैंड के जो स्कॉटिश पीपल होते थे, दे हैड देयर ओन लैंग्वेज, उनका अपना एक धर्म होता था, एथनिसिटी होती थी, उनकी आवाज़ों को दबाया जाता था। और जब भी वो यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते थे, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता था, क्योंकि इंग्लिश पीपल वर वेरी वेरी पावरफुल। वो अपनी लैंग्वेज भी बोलने की कोशिश करते थे, अपनी नेशनल लैंग्वेज जो है, नेशनल ड्रेस वगैरह उनको बिल्कुल भी यहाँ पर अपने घर में नहीं पहनने दी जाती थी। सेम आयरलैंड के साथ भी हुआ। आयरलैंड भी काफ़ी इतना ज़्यादा अमीर देश नहीं था, जहाँ की आयरिश लोग रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में बटे हुए थे, बट इंग्लिश का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा था, इंग्लिश फेवर करता था कैथोलिक कंट्री को। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे यहाँ पर रिवोल्ट भी होते हैं। वॉल्फ टोन की तरफ से भी एक रिवोल्ट करा जाता है, जिनको बच्चा लोग फोर्सफुली यूके में ही ले लिया जाता है 1801 में, और एक नया ब्रिटिश नेशन बना लिया जाता है जिसमें इंग्लिश कल्चर आपको देखने को मिलेगा। नए ब्रिटेन का आपको नेशनल फ्लैग देखने को मिलेगा, यूनियन जैक, उसका एक नेशनल एंथम देखने को मिलेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करा जाता है। बाकी सारी चीज़ों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। ठीक है, अब बात करते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। अब बहुत सारे लोग नेशन को विजुअलाइज कर रहे थे। ऐसे में बच्चा लोग ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हथियार वगैरह से, कुछ लोग प्यार मोहब्बत से, जो आर्टिस्ट वगैरह होते थे, वो 18 और 19 सेंचुरी में अलग ही एक अपना आइडिया निकाल के लेके आते हैं कि हम किसी नेशन को एक फिगर में भी पर्सोनिफाई कर सकते हैं। और वुमेन को रियल लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस दी भी नहीं जा रही है, बल्कि उनको तो एलेग्री बनाना हमें यहाँ पर चाहिए। एलेग्री मतलब क्या होता है कि ऐसा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कि किसी अपने चीज़ के थ्रू अपने आइडिया को प्रोपोगेट करे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे फीमेल एलेग्रीज यहाँ पर इन्वेंट हुई 19 सेंचुरी में। फ्रांस में जो है क्रिश्चियन की मेरी एने, यानी कि आपको फ्रांस में मेरी एने देखने को मिलेंगी, जो कि एक रेड कैप पहनी हुई है, जो कि ट्राई कलर और कॉकेट इनको देखने को मिल जाएगा। और ये पब्लिक प्लेसेस में लगाया जाता था लोगों को सिंबल ऑफ यूनिटी दिखाने के लिए, और इनकी इमेजेस यहाँ तक कि कॉइन्स और स्टैम्प्स वगैरह में भी छापी जाती थी। जर्मेनिया में एलेग्री बनी, जर्मन नेशन की जर्मेनिया।
इन ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन करती थी, ओक का एक क्राउन पहन के रखती थी जो कि हीरोइज्म को जो है यहाँ पर स्टैंड करता था। कुछ वर्ड्स जो सिंबल्स यहाँ पर अपने को देखने हैं, बॉक्स नंबर 3 में ब्रोकन चेन्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मोर लाइक एलेग्रीज थी जो कि टूटी हुई हथकड़ियाँ फ्रीडम को जो है, ब्रेस्ट प्लेट यानी कि हम लोग बिल्कुल एकदम स्ट्रेंथ हैं, एकदम हम रेडी हैं वॉर के लिए। हीरोइज्म ओक लीव, स्वॉर्ड मतलब हम तैयार हैं लड़ाई के, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड कि हम लोग शांति बनाने के लिए भी रेडी हैं। कुछ यहाँ पर रे ऑफ राइजिंग सन भी दिखाया जाता था, ठीक है, जो कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, जो अभी अभी यहाँ पर सर्कल्ड है, पीछे से सन की रेज आ रही है जो कि एक नए एरा को रिप्रेजेंट कर रही थी। बट यहाँ पर इतनी खुशियाँ लोगों की जो थी उनको बहुत जल्दी नजर भी लगने वाली थी। अब एक नया कंसेप्ट निकल के आ गया, इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म को बहुत पीछे छोड़ते हुए लोग एक नए कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। धीरे धीरे 19th सेंचुरी जब हमारी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तो अब जो है ना लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट इतने भी ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे क्योंकि ऑलमोस्ट लोग सब आज़ाद हो चुके थे। बट मैम कुछ लोगों की सोच एकदम नैरो हो गई और लिमिटेड उनकी जो है यहाँ पर ग्रीडी हो जाते हैं, और वो इतने ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं कि वो युद्ध करने के लिए भी फॉरएवर रेडी हो जाते हैं। क्यों, ये एक बहुत बड़ा रीजन था, इसके वजह से बात करते हैं। द मोस्ट सीरियस वाज द नेशनल टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरा ऑफ बल्कन। आप मैप में देख पा रहे हो, ये जो बल्कन एरिया है पूरा का पूरा, ये जोग्राफिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एथनिक वेरिएशंस थी। इसमें अलग अलग रोमानिया, आज का बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया है ना, स्लोवेनिया, सर्बिया, ये सारे के सारे जो कि रहते थे आज के मॉडर्न कंट्रीज, ये एक बल्कन एरिया का पार्ट होते थे। बल्कन एरिया पर एक एम्पायर चलता था, साम्राज्य चलता था, ऑटोमन एम्पायर। ये ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो रहा था, सारे के सारे यूरोपियन जो कंट्रीज थी इसको कैप्चर करना चाहती थी। और एक और चीज आपको देखने को मिलेगी, जब इतनी सारे लोग एक जगह पर रह रहे होते हैं तो वो बहुत स्ट्रांग राजा होगा तो उनको कंट्रोल करके रख पा रहा था। जैसे ही राजा का यहाँ पर पतन हो रहा था, वो धीरे धीरे जो है पावरलेस होता जा रहा था। सो वी सॉ दैट ऑटोमन एम्पायर की पावर खत्म हो रही थी, लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। द ऑटोमन एम्पायर ने बहुत कोशिश करी कि वो अपने आप को मॉडर्नाइज करे, इंटरनल रिफॉर्म्स भी करे, बट धीरे धीरे बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। लोग आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग अपने ही एम्पायर में अपने दुश्मन बन जाते हैं। अब ये लोग अपने डिमांड्स करने लगेंगे, पॉलिटिकल राइट्स मांगने लगेंगे, और सब लोग अपने अपनी डिमांड्स करते करते देखते हैं कि बल्कन को लगा कि अब तो हम लोगों को सबको अपनी अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए। सैल्विक नेशंस जो थे, जितने भी नेशनलिस्ट थे, बच्चे लोग इनको साल्स कहते हैं सबको मिला के, ठीक है, रिमेंबर दैट। ये जो सैल्विक नेशनलिस्ट थे, अलग अलग एथनिसिटी के जो लोग थे जो आज के अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, ये इतने ज़्यादा इंटेंसली जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लड़ाई करने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जलने लग जाते हैं। जलते जलते एक दूसरे की टेरिटरी को एक्सपैंड करने वाले होते हैं, और जब ये एक्सपैंड कर रहे होते हैं तो बिग पावर ऑफ रिवलरी बन जाता है। कोई किसी से सपोर्ट मांगता है, कोई किसी से सपोर्ट मांगता है, और यूरोप तो वैसे ही आपस में लड़ने को तैयार है। और ऐसे में बहुत सारे यूरोपियन पावर यहाँ पर ट्रेड करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे। तो सारे की सारी आपस में ही यहाँ पर दो पार्ट्स में लोग पड़ जाएंगे, क्योंकि मैम वो ऑटोमन एम्पायर को कैप्चर करना चाहते थे, और यूरोप भी कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को, तो वो टीम बन जाती है दो लोगों की। और ऐसे में बच्चा लोग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बहुत सारी रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सारे के सारे लोग ऑटोमन एम्पायर को पूरा का पूरा कंट्रोल, उस जगह को कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि वो व्यापार के लिए जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये बल्कन को कैप्चर करना चाहते थे और अपना इस एरिया पर कंट्रोल दिखाना चाहते थे। इंपीरियलिज्म इज मोर लाइक कि आप पावर दिखा के किसी को कैप्चर करने की कोशिश करो। दिस लेड टू अ सीरियस वॉर ऑफ फाइनली इट लेड टू, इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई कि फाइनली इट लेड टू वर्ल्ड वॉर, एंड इट कंटिन्यूड फॉर 4 years। 1914 से 1918 तक पूरा का पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, और इससे इंडिया को बहुत फायदा भी होगा, ठीक है, वो हम हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली नेशनलिज्म जो है अब इंपीरियलिज्म के साथ उसको जोड़ा जाने लगा, जिसको कि बहुत ज़्यादा डिजास्टर 1914 में देखने को मिला। विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और बहुत सारे लोग इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज भी करने लगेंगे। हालांकि हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट जो कि कलेक्टिव नेशनल यूनिटी, फोर्स्ड कन्फेडरेशन विद इंपीरियलिज्म की बात करते हैं, बट इवेंचुअली मैम ये सारी चीज़ें धुंधली पड़ जाती हैं। बट एक आइडिया जो ओनली सर्वाइव करता है, दैट वाज कि अब लोगों को नेशन तो डेफिनेटली चाहिए, ये हमारा नेचुरल और ये हमारा यूनिवर्सल हक है। So that was all about the chapter. I hope that we have covered almost everything. I hope that everything is crystal clear to you. And now we'll see you in the next chapter. So bye-bye everyone. Take care. Thanks for watching. Sending you lots of love.